नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। लगातार बीते पिछले कुछ दिनों से जिस तरह जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही है और इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसको लेकर तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं केंद्र सरकार का और निशाने साधे जा रहे हैं। और अब कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। 11 बजे आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन होगा। तो कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। 11 बजे जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी, जहां एक तरफ केंद्र सरकार का विरोध भी किया जा रहा है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से। और कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है कश्मीरी पंडितों के समर्थन में, क्या बड़ी अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज आम आदमी पार्टी जो है जो कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उस पर कई दिनों से आम आदमी पार्टी जो है केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता थे वो एक एक कर सरकार से ऑनर किलिंग को रोकने के कदम उठाने की मांग कर रहे थे और साथ में कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर पहली बार जो है वो सड़कों पर उतर रही है। इसका ऐलान 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया था कि जंतर मंतर पर ऑनर किलिंग के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जाएगी। आज सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन शामिल होगा और इसमें साफ तौर से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस टारगेट किलिंग को लेकर बहुत बड़ा बयान पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के भीतर 1990 वाला जो दौर है वो वापस लौट आया है। और अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, खासकर इसी साल की बात करें, तो अब तक तो करीब 18 टारगेट किलिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में हो चुकी है और सबसे ज्यादा घटनाएं जो है वो मई के महीने में हुई है। तो ऐसे में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जो है इस टारगेट किलिंग के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस से लेकर जो तमाम विपक्षी दल है वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी जो है वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। और हम लोग केंद्र सरकार की इस पॉलिसी का, केंद्र सरकार के इस फेलियर का, केंद्र सरकार की इस नाकामी का हर लेवल पर विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े रहते हुए केंद्र सरकार के विरोध में और केंद्र सरकार की नाकामी के विरोध में जंतर मंतर पर हम सभी लोग इकट्ठा होंगे और कश्मीरी पंडितों के साथ और कश्मीरी भाई और हम लोग। और उधर ओडिशा कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने एक बड़े फेरबदल से पहले इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्री आज राजभवन में शपथ ले सकते हैं। ब्रिजराजनगर उपचुनाव में बीजू जनता दल की भारी जीत और नवीन पटनायक सरकार के 5वें कार्यकाल के तीसरे साल पूरे होने से पहले इस तरह की घटना देखी गई है। तो राज्य मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की अटकलें तेज हो गई थी। बीजेडी ने पार्टी उम्मीदवार अलका मोहंती के प्रचार के लिए ब्रिजराजनगर में लगभग 1 दर्जन मंत्रियों और 25 से ज्यादा विधायकों को लगाया था। और सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने वहां बहुत मेहनत की है, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि फेरबदल के दौरान पार्टी नेतृत्व उनके काम पर विचार कर सकता है। कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, ये देखा जा रहा है कि आज ओडिशा कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। बिल्कुल अंजलि, देखिए उड़ीसा के राजनीतिक इतिहास में आप इसको सबसे बड़ा उलटफेर कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक उड़ीसा के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया हो। दरअसल नवीन पटनायक के निर्देश पर ही उनकी पूरी कैबिनेट में जो है
वो इस्तीफा दिया है और नवीन पटनायक ने अपने मंत्रियों से कहा था कि वो तमाम लोग जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए, जिसके बाद उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इसका जो है इस्तीफा दे दिया है। और इसकी वजह ये है कि नवीन पटनायक जो है वो अपनी कैबिनेट का चेहरा बदलना चाहते हैं। जो जानकारी हमारे पास के मुताबिक कैबिनेट के इस्तीफा देने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि नवीन पटनायक अब अपनी नई कैबिनेट में 2024 के चुनाव के जो समीकरण है उनको साधने के लिए युवाओं और वरिष्ठ नेताओं का मिश्रण जो है वो अपनी कैबिनेट में करना चाहते हैं। यानी वो जो नई कैबिनेट आज करीब 12 बजे राजभवन में शपथ लेने जा रही है, उसमें हमको जो युवा चेहरे हैं उसके साथ साथ जो वरिष्ठ विधायक है पार्टी के, वो आज मंत्री पद की शपथ लेने जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इससे पार्टी में एक नई जान फूकने की कोशिश जो है वो नवीन पटनायक की तरफ से की जा रही है। नवीन पटनायक के कार्य और अब चूंकि 2024 में उड़ीसा के अंदर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो उसी चुनौती को पार पाने के लिए ये बड़ा फेरबदल जो है नवीन पटनायक की कैबिनेट में। बिल्कुल, 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही एक बड़ी चुनौती है नवीन पटनायक के लिए। तो देखना होगा कि इस नए फेर बदल से कितना बड़ा बदलाव आता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो नया फॉर्मूला है ये फिलहाल नवीन पटनायक की तरफ से। अपने 5वें कार्यकाल के तीसरे साल पूरे होने पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने यह बड़ा फैसला लेते हुए सभी मंत्रियों से इस्तीफा देने की मांग रखी, जिसके बाद सभी मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया और आज नए मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड पहुंचेंगे और कुछ कार्यक्रम में वहां पर भाग लेने के लिए राज्य के मोहराबादी मैदान में आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी अधिकारियों ने बताया है कि रैली में राज्य के विभिन्न हिस्सों से जनजातीय लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने बताया कि नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची आ रहे हैं। रांची के मोहराबादी मैदान में आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद नड्डा प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय से चतरा और जामताड़ा में बने नवनिर्मित जिला बीजेपी कार्यालय का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन करेंगे। इस दौरान नड्डा राज्य के 6 जिलों में बनने वाले जिला बीजेपी कार्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। जाहिर तौर पर चुनाव की बड़ी तैयारी देखी जा रही है और इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो एक के बाद एक बड़े दौरे कर रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज रांची का दौरा होने वाला है, जहां पर अलग अलग जिलों में भी वो पहुंचेंगे। रांची में पहुंचने के बाद जहां मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों को संबोधित करेंगे, आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और विश्व पर्यावरण दिवस आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं। विज्ञान भवन में 11 बजे ये कार्यक्रम के शुरुआत होगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी मौजूदा लोगों को संबोधित करेंगे। मिट्टी बचाओ आंदोलन, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है आज और इस मौके पर जगह जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन आज विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे।
तो देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस का समारोह आयोजित हो रहा है और इस दौरान आज जनता से लेकर बड़े बड़े दिग्गज भी पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा रखने का संकल्प लेते हुए नजर आएंगे। और इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम कार्यालय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिल गेट्स, विश्व बैंक के अध्यक्ष समेत कई दिग्गज लोग शामिल होंगे। और कार्ति चिदंबरम ने निचली अदालत से निराशा मिलने पर अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के एक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और इसके बाद कार्ति चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जानकारी के अनुसार चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है। चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई जज एम.के. नागपाल ने कार्ति चिदंबरम, एस. भास्करमन और विकास मखरिया की ओर से दायर किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने जहां कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका रद्द करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था, अब दरवाजा खटखटाया कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट का। देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाती है। तो कोर्ट ने जहां कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत वाली याचिका खारिज की, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया चिदंबरम ने, तो अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अब कल इस मामले में सुनवाई होगी। चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में निचली अदालत ने पहले अग्रिम जमानत देने से इनकार किया और अब रुख किया है कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट का। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है तोशी। आज दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अब कार्ति चिदंबरम ने, कल सुनवाई भी होनी है। जी बिल्कुल, देखिए चीनी वीजा मामले को लेकर चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम को लेकर आज सुनवाई होनी है और आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और क्या फैसला होगा, उनकी अग्रिम जमानत है उसको खारिज किया जाएगा। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया गया था और इसी के बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं और अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाके उनकी यही उम्मीद है कि जमानत मिल जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं पर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये बड़ा मामला है और यही उम्मीद की जा रही है उनकी तरफ से कि अब उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले इस पूरे मामले पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते ये मामला जब 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किया गया था और इस मामले को लेकर ही ईडी ने कार्ति चिदंबरम और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। और पंजाब विधानसभा में अपनी जगह बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर टिकी हुई है, जिसके लिए आपने अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 जून को गुजरात के मेहसाना शहर में तिरंगा यात्रा के साथ रोड शो करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने बताया कि 6 जून को केजरीवाल दोपहर 3 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर
पहुंचेंगे और मेहसाना का दौरा करेंगे। इस दौरान वो रोड शो के साथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की 3 महीने में गुजरात की चौथी यात्रा होगी, जहां इस साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। सीएम केजरीवाल मेहसाना में एक भव्य तिरंगा यात्रा करेंगे, जो शहर के नगरपालिका शॉपिंग सेंटर से शुरू होगी। रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित भी करेंगे। और बायोलॉजिकल ई को बड़ी कामयाबी मिली है। बायोलॉजिकल ई की कोवैक्स वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना के बूस्टर डोज के रूप में कोवैक्स ली जा सकती है। तो कोवैक्स वैक्सीन कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने घोषणा की है। और देश के माहौल में बार बार जिस तरह से जहर घोला जा रहा है, 3 जून को कानपुर में अचानक से जब हिंसा भड़की, और खास बात यह थी कि इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ कानपुर में मौजूद थे और अचानक दूसरी तरफ हिंसा भड़क जाती है। रिपोर्ट देखिए। 1, 2, फिर 3, लगातार एक के बाद एक बम धमाकों की आवाज। चारों तरफ बरस रहे थे ईंट और पत्थर। धोखा मत खाइएगा, ये तस्वीरें 3 साल पहले वाले कश्मीर की नहीं हैं। ये है उत्तर प्रदेश का कानपुर। तारीख थी 3 जून, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ एक वक्त पर कानपुर में मौजूद। जाहिर है कार्यक्रम भी पहले से तय था और सुरक्षा के कड़े इंतजामात तो होंगे ही। लेकिन ये क्या, इन्हीं कड़े इंतजामों के बीच सोची समझी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। दरअसल कानपुर के संगठन MMA जौहर फैंस एसोसिएशन ने बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करने के लिए मुसलमानों से कारोबार को 3 जून को बंद रखने की अपील जारी की थी। इस अपील से जुड़े वायरल पोस्टर में ये भी लिखा गया था कि गैर मजहबी भाइयों पर बंद के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। नमाज के बाद कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने भी किया और इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ। पत्थरबाजी की घटना हुई, पथराव के वीडियो वायरल होने लगे। पुलिस ने पथराव करने वाली भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई गई और पूरे एरिया को कुछ इस तरह से पुलिस ने नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश शुक्रवार को ही दे दिए थे। कहा यह भी जा रहा है कि जो भी दंगा भड़काने का आरोपी है, उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में कोई सियासी कनेक्शन भी निकलकर सामने आता है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में जांच चल रही है और आज 4 आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जिसमें कि पुलिस अब रिमांड मांगेगी इन 4 आरोपियों की और साथ ही साथ हयात के मोबाइल चैटिंग और दस्तावेजों से काफी कुछ खुलासा होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो पहले ही जहां 3 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए थे और जितने भी आरोपी हैं वो अब सक पकाते हुए नजर आ रहे हैं और मुंह घुमाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जवाबदेही से। जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो इधर उधर मुंह फेर के घबराते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब खुलासे होंगे, क्योंकि एक एक की पहचान की जा रही है और एक एक को जेल भेजा जा रहा है, जहां 36 आरोपी अभी तक निशाने पर हैं पुलिस के, जिसमें कि 24 की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्य आरोपी हयात हाशमी, जिसको कि गिरफ्तार किया गया क्योंकि चारों तरफ पोस्टर लगा दिए गए थे कि जहां भी हयात मिले जानकारी दी जाए। और आखिरकार एसटीएफ ने कल बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लखनऊ से ही हयात को गिरफ्तार किया। जिस तरह से कानपुर में हिंसा भड़काई गई, बेकनगंज इलाके में ईंट पत्थर चले, यहां तक कि पेट्रोल बम भी दागे गए,
लेकिन मौका रहते 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और मुख्य आरोपी समेत 24 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि आज 4 को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना यह होगा कि ये चारों पकड़े गए जो आरोपी हैं जब कोर्ट में पेश होंगे तो क्या बयानबाजियां देते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।